Assalamu alaikum students and welcome back to your science class. We are doing chapter number 6 and that is structure of an atom. The topics we will cover today are going to be electrons and energy levels and placing electrons in an atom. So let's start our lecture. और फर्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रॉन्स एंड एनर्जी लेवल्स। इसमें हमने देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं। एटम्स में मैंने आपको बताया हुआ था कि इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिव साइंड पार्टिकल्स, आप उसको कह सकते हैं, जो कि न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करती है ऑर्बिट्स में, ठीक है। लेकिन अभी हम उसको डिटेल में देखेंगे और एनर्जी लेवल से क्या मुराद है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले है इलेक्ट्रॉन्स। Electrons are the smallest of three particles that make up the atom. एटम में हमारे पास कौन से थ्री पार्टिकल्स होते हैं? एटम में हमारे पास होता है प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। सो इन तीनों में से जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे क्या होता है? वो सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है, स्मॉलेस्ट है। They are the fast moving bundles of energy, almost as fast as light. लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत फास्ट स्पीड होती है लाइट की। तो इलेक्ट्रॉन्स का भी कह रहे हैं कि ये भी बहुत फास्ट मूविंग होते हैं और इनमें बहुत सारी एनर्जी जो है वो प्रेजेंट होती है। तकरीबन इतने फास्ट होते हैं जितनी फास्ट लाइट होती है, या लाइट की स्पीड जितनी होती है उसी हिसाब से इनकी भी स्पीड होती है, मूविंग स्पीड होती है, और इसमें बंडल्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होते हैं। Electrons move around the nucleus of an atom in concentric orbits or shells. अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि concentric किसको कहते हैं? concentric कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक वो है सेंटर, एक डॉट है, ठीक है। इसके गिर्द ये मैंने एक सर्कल बनाया, ओके। अब मैं दूसरा एक सर्कल बना रही हूँ इसी के गिर्द। अब यहाँ तो परफेक्ट सर्कल नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी लेट्स सपोज ये देखें, ये मैंने दूसरा सर्कल बनाया, ये मैंने तीसरा सर्कल बना दिया, ठीक हो गया। अब कंसेंट्रिक का मतलब ये होता है कि आपके पास जो तीनों सर्कल्स हैं उनका जो मिड पॉइंट है, ये वाला जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, ये मिड वाला, ये क्या होता है? ये सब में सेम होता है, यानी कि जो उनका वो होता है सेंटर पॉइंट होता है, सारे के सारे सर्कल्स जो हैं वो एक ही सेंटर के गिर्द बनाए हुए होते हैं। सो उसको कंसेंट्रिक कहा जाता है। कंसेंट्रिक ऑर्बिट्स और शेल्स। अब कंसेंट्रिक ऑर्बिट्स क्या होते हैं और शेल्स, उसको देखते हैं। द कंसेंट्रिक ऑर्बिट्स और शेल्स रिप्रेजेंट डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिबिट। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हर एक एनर्जी लेवल पे या हर एक स्टेप पे उनकी अपनी डिफरेंट एनर्जी होती है जो वो एग्जिबिट करते हैं, यानी कि वो अपने पार्टिकल से एमिट करते हैं या निकालते हैं, आप कह सकते हैं, ठीक है। सो हर एक कंसेंट्रिक ऑर्बिट या फिर उसको शेल भी कहते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको सर्कल्स बना के दिखाए थे इसको ऑर्बिट्स भी कहा जाता है और शेल्स भी कहा जाता है। सो उन सब की अपनी डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स होती हैं। जिस इलेक्ट्रॉन की जितनी एनर्जी स्टेट होगी वो उस शेल या उस ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है। इसको आगे हम देख लेंगे। व्हेन वी ड्रॉ एन एटम वी शो दीज शेल्स एज सर्कल्स अराउंड द न्यूक्लियस। और जब हम एक एटम को ड्रॉ करते हैं तो ये जो शेल्स हैं या जो ऑर्बिट्स हैं उनको हम सर्कल्स, न्यूक्लियस के गिर्द सर्कल्स ड्रॉ करके क्या करते हैं, उसमें हम शो करते हैं। The farther an electron is from the nucleus, the greater its energy. कहते हैं कि जितना एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उतनी ही उसकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। यहाँ पे एक बात ये कह रही हैं, देखें अब एटम्स हैं, एटम्स इतने स्मॉल है कि हम उसको देख नहीं सकते। साइंटिस्ट ने इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करके एटम का ये जो पूरा स्ट्रक्चर था और सब कुछ था वो उन्होंने फाइंड करके हमें बताया हुआ है। सो अभी हम अगर एक पेज पे हमने एटम को शो करना है तो जाहिर सी बात है किसी एटम को निकाल के हम नहीं रख सकते। सो उसकी जो डायग्राम है तो हम वही बनाते हैं, और उस डायग्राम में जो हमारे पास एनर्जी लेवल्स होते हैं उसको हम इसी तरह से न्यूक्लियस के गिर्द सर्कल्स ड्रॉ करके क्या करते हैं? शो करते हैं। अब डिटेल्स देख लेते हैं। Each shell of an atom can hold a certain number of electrons, like an egg carton can hold a certain number of eggs.
मतलब ये है कि जो भी हमारे पास जितने भी शेल्स होते हैं एक उसमें एटम में, तो हर एक शेल के एक ख़ास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जितने वो क्या कर सकता है, जितने वो अपने अंदर कंटेन कर सकता है या जितनी की उसमें जगह होती है। जैसे कि एग का कार्टन होता है ना, वो आपको जो वो पैक मिलता है उसमें एग के लिए उन्होंने वो बनाए होते हैं, जगह उसमें बनाई होती है। तो अगर वो कार्टन में 12 एग्स के लिए जगह है तो उसमें हम 16 नहीं रख सकते, न इवन हम उसमें 13 भी नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें 13th जो एग है उसकी जगह ही नहीं बनी हुई। ठीक है, तो इसी तरह जो एनर्जी लेवल्स होते हैं या जो शेल्स होते हैं या फिर ऑर्बिट्स जो होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें हर एक ऑर्बिट का अपना एक सर्टेन नंबर है इलेक्ट्रॉन्स का जितने वो अपने अंदर कंटेन कर सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं। The innermost shell, the one closest to the nucleus in the center, is called the K shell. सबसे पहला जो हमारा शेल होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेंटर, ठीक है, और इसके गिर्द जो सबसे पहला सर्कल होता है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं के शेल। ठीक है, जो बिल्कुल न्यूक्लियस के नज़दीक होता है। न्यूक्लियस के गिर्द जो सबसे पहला सर्कल होता है उसको के शेल कहते हैं, और इनर मोस्ट शेल होता है वो। You can say that K is the innermost shell of an atom. ठीक है, it can hold a maximum of 2 electrons. इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकते हैं हम। If there are more electrons, then they have to start a second shell further away from the nucleus. और अगर यहाँ पे फिर अब ज़रूरी तो नहीं है ना, हमारे पास बहुत सारे ऐसे एटम्स भी हैं जिनके एटॉमिक नंबर्स बहुत बड़े हैं, तो अगर उनके एटॉमिक नंबर्स इतने बड़े हैं तो फिर हम उसको कैसे, सिर्फ के शेल में तो नहीं आ सकते सारे, तो जितने जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते जाते हैं उतना ही वो क्या करते हैं, वो अगले शेल में और फिर फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस से दूर दूर और शेल्स बनते जाते हैं, और उन शेल्स में वो क्या करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं। The second shell is bigger and is called the L shell. दूसरा जो शेल होता है सेकंड शेल जिसको कहते हैं वो थोड़ा सा बड़ा होता है, बिगर होता है, और उसको क्या कहते हैं, उसको L शेल कहा जाता है। पहला शेल कौन सा होता है, के शेल होता है, के के बाद कौन सा शेल आता है, एल शेल आता है। ठीक है, और ये न्यूक्लियस के नज़दीक जो है वो के होता है, फिर आता है एल। ठीक, और सेकंड शेल है उसको कहते हैं, और थोड़ा सा के शेल से बिगर होता है। इट कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे हम 8 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकते हैं। के में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकते हैं हम, 8 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकते हैं। द थर्ड शेल इज कॉल्ड द एम शेल, और एल के बाद कौन सा शेल आता है, एल के बाद आता है एम शेल। ठीक है, और एम शेल में आप देखते हैं इट कैन होल्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल भी 8 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है अपने अंदर। एंड दैट्स हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड फर्दर एंड फर्दर फ्रॉम न्यूक्लियस, और इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम न्यूक्लियस से फर्दर मतलब दूर से दूर, ठीक है, फर्दर एंड फर्दर दूर दूर हम क्या करते हैं, न्यूक्लियस से उनको प्लेस करते जाते हैं या पुट करते जाते हैं। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द फर्स्ट 3 शेल्स, अभी हमने देखना है कि पहले 3 शेल्स की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कितने वो कर सकते हैं, कितनी कैपेसिटी उनमें ज़्यादा से ज़्यादा है और उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। सो देख लेते हैं, पहले आपको यहाँ पे देखें डायग्राम नज़र आ गई है। ये फर्स्ट शेल है दैट होल्ड्स अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। पहले शेल में देखें आपको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे होंगे, एक ये है और एक ये है। सबसे पहले आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, और न्यूक्लियस में देखें क्या क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आपको रेड एक प्रोटॉन नज़र आ रहे हैं और ग्रीन को आप न्यूट्रॉन कह दें, तो आपको देखें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं किस में, न्यूक्लियस में। अब उसके इर्द गिर्द आपको इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, तो सबसे पहला जो शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और फर्स्ट शेल को हम कौन सा शेल कह रहे हैं, के शेल कहते हैं हम उसको, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अच्छा, सेकेंड शेल में देखें फिर आप, सेकेंड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो ये देखें ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। सेकेंड इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, इसको हम एम शेल कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, और फिर थर्ड में भी उन्होंने क्या था कि थर्ड को क्या कहते हैं, सॉरी एम नहीं एल, एल शेल इसको कहते हैं,
एल शेल कहते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो थर्ड शेल है वो क्या है, थर्ड शेल टेक्स 8 इलेक्ट्रॉन्स बिफोर द फोर्थ शेल स्टार्ट्स टू फिल, और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, मेथड क्या होता है इसका, मेथड इसका ये होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल करने होते हैं किसमें, एक एटम में, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले शेल से। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम है, उसमें हमारे पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हैं 13, ठीक है। सो 13 में क्या होता है, 13 में ऐसे है कि हम क्या करते हैं कि दो शेल्स को हमने यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स को हमने यहाँ पे रख लिया, ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमारे पास टोटल कितने थे, 13 थे, तो 13 से हमने दो कर लिए, हमारे पास कितने रह गए, दो इलेक्ट्रॉन्स हमने डाल दिए, ठीक है। सो हमारे पास रह गए 11 रह गए। अब 11 से हमने क्या करना है, 11 से हम अब नेक्स्ट जो हमने अपना सर्कल बना लिया है उसमें हम डाल सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम 11 से 8 को माइनस कर देंगे क्योंकि हम नेक्स्ट शेल में भी डाल रहे हैं। तो नेक्स्ट शेल में भी देखेंगे हमने फॉर एग्जांपल ये 1 2, ठीक है, ये 3 4 5 6 एंड 7 8, ये हमने इसमें इलेक्ट्रॉन्स डाल दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब हमारे पास ये हो गया, कितना रह गया यहाँ पे, 11 माइनस 8, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, ठीक है। तो अब ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है ये फिर हम एम शेल बनाएंगे, और एम शेल में हमने 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से हम इसकी प्लेसमेंट करते होते हैं, इसको हम आगे भी देखेंगे। अच्छा जी, शेल एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब शेल कौन सा होगा और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं वो हम देखते हैं। K2, के शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और एम शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेसिंग इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। अब हमने देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स तो हमने देख लिए, एनर्जी लेवल्स भी देख ली हैं, उसकी कैपेसिटी भी देख ली है। अब हमने देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स को एक एटम में प्लेस कैसे किया जाता है, उसको डाला कैसे जाता है। The filling of electrons starts from the lowest energy level or from the shell closest to the nucleus, that is K shell, ठीक है। फिलिंग कैसे होती है इलेक्ट्रॉन्स की, लोवेस्ट एनर्जी लेवल से स्टार्ट होती है, यानी कि K शेल से स्टार्ट होती है, इनर मोस्ट शेल से जो फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो स्टार्ट होती है। When this is full with 2 electrons, then the remaining electrons go into the L shell. जब ये फुल हो जाता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो बाकी जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है उसके लिए फिर हमें उसके बाद वाला एनर्जी लेवल ड्रॉ करना होता है, जो कि कौन सा है, जो कि एल शेल होता है, ठीक है। अब बाकी रिमेनिंग हमने उसमें डालनी है। व्हेन द एल शेल इज फिल्ड विद 8 इलेक्ट्रॉन्स, देन द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट टू फिल इन एम शेल एंड सो ऑन। और अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रहते हैं और एल शेल में हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, इट मीन्स कि एल शेल की कैपेसिटी भी ख़त्म हो गई है, तो फिर बाकी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एम शेल में जाते हैं, और इसी तरह से सो ऑन आगे और शेल्स हैं कि एल एम एन शेल होता है, और आगे शेल्स जो हैं वो जाते रहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिथियम एटम हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स। एक लिथियम एटम है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको हम इधर खुद भी ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक लिथियम एटम हम बना रहे हैं, और ये हमारे पास उसका ये पहला हमारा सर्कल है, ठीक है, पहला सर्कल है। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, अब 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं, 2, तो ये हमारे पास हो गया 1, और ये हमारे पास हो गया 2, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने डाल दिया, लेकिन टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3 माइनस 2, ठीक है, एक तो हमारे पास 2। अब एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास रह गया है, उसको हमने अगले एनर्जी लेवल में डालना है, क्योंकि के शेल का जो एनर्जी अगले एनर्जी लेवल में डालना है, क्योंकि के शेल की कैपेसिटी ख़त्म हो गई है। सो हम अपना एल शेल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एल शेल ड्रॉ कर लिया। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, अब जो एक इलेक्ट्रॉन रह गया है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये हमारे पास लिथियम का लिथियम की प्रेजेंटेशन हमने कर दी है, लिथियम हमने ड्रॉ कर दिया। देखिए यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, लिथियम एटम में हमारे पास 3 प्रोटॉन्स होते हैं, 4 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इर्द गिर्द उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और जब 2 इलेक्ट्रॉन्स कैपेसिटी ख़त्म हो गई है तो नेक्स्ट में हमारे पास क्या हो जाता है, जो एक इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल में चला जाता है, यानी कि एल शेल में। 2 इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द के शेल
and the remaining one electron is placed in the L shell. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हाइड्रोजन एटम हैज़ वन इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर आप नोट करें कि अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो क्या करना है, सिंपल हमने एक सर्कल बना हुआ है, जो फर्स्ट के शेल है बस उसमें हमने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डाल देना है। दिस वन इलेक्ट्रॉन गोज इनटू द के शेल, और जाहिर सी बात है एक ही इलेक्ट्रॉन है तो के शेल में आ जाता है, बाकी कोई इलेक्ट्रॉन रहते नहीं है, तो हमें एल एम शेल नहीं चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एन ऑक्सीजन एटम हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑक्सीजन एटम है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो हमने उसकी सेटिंग करनी है। तो सबसे पहले तो हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द के शेल। हम सबसे पहले एक सेंटर बनाएंगे, फॉर एग्जांपल इसको हम न्यूक्लियस कह देते हैं। सबसे पहले हम अपना पहला एनर्जी लेवल बनाएंगे जो हमारे पास कौन सा है, के शेल है, ठीक है। के शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं। ये हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। अब क्या हो गया कि हमारे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स से 8 में से 2 चले गए, कितने रह गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। अब हम अपना नेक्स्ट शेल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि के शेल की कैपेसिटी ख़त्म हो गई है, हमने अपना एल शेल ड्रॉ कर लिया है, और एल शेल में अब हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं, जितने रह गए हैं, यानी कि 6। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4, ये 5 एंड दिस इज 6। बाकी 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एम शेल में आ जाएंगे। देखिए द रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द एल शेल, बाकी जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो एल शेल में फिल कर दिए गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कैल्शियम एटम हैज़ एन एटॉमिक नंबर ऑफ 20 विच मीन्स इट हैज़ 20 प्रोटॉन्स एंड 20 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक कैल्शियम एटम है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 20 है, जिसका मतलब ये है कि उसमें प्रोटॉन्स भी 20 हैं, और अगर प्रोटॉन्स 20 हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी 20 है, क्योंकि ये हमने पढ़ लिया था कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर द सेम। और ये भी हमने पढ़ा था कि द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर हमने ये भी कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, वो एक्चुअल में हमें प्रोटॉन के नंबर बता रहा होता है, और जो उसका एटॉमिक नंबर होता है एक किसी भी एलिमेंट का, आप कह लें किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो उसका प्रोटॉन नंबर भी होता है और वो उसका इलेक्ट्रॉन नंबर भी होता है। ये आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये Ca है, कैल्शियम है, तो कैल्शियम में हमारे पास क्या है, 20, ठीक है। सो ये 20 जो है ये इसका प्रोटॉन नंबर भी है, ठीक है, और ये इसका इलेक्ट्रॉन नंबर भी है। लेकिन टू थिंक अबाउट इट, अगर दोनों सेम है प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर, तो फिर इसको एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर स्पेशली क्यों कहा जाता है, इसका आंसर आपको थोड़ा सा आगे मिल जाएगा, और अगर आपको पता है तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं देखूंगी व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है। और फिर अगले लेक्चर्स में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी इंशाल्लाह। आगे देखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन के शेल। तो अब हमने इसके शेल्स बनाने हैं। हम सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल से स्टार्ट करेंगे, पहले के शेल ड्रॉ करेंगे। 20 में से दो इलेक्ट्रॉन्स तो क्या हो गए, वो तो के शेल में चले गए। अब बाकी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। 18 इलेक्ट्रॉन्स में अब हमने एल शेल बना लिया अपना। एल शेल में हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, ठीक है। तो कितने रह गए हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, जो बच गए हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं। एल के बाद हमारे पास ये देखें, ये कौन सा शेल है, ये के शेल है। के शेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए हैं, ठीक है। के बाद एल शेल है, और एल शेल में हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। कितने हो गए, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 हमारे पास रह गए। तो के बाद हमने कौन सा शेल ड्रॉ किया, एम शेल हमने ड्रॉ किया, ठीक है। और एम शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सो हमने एम में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डाल दिए, ठीक। अब कितने हो गए, ये 8 and 8 16 17 18। अब हमें एक और शेल चाहिए, क्योंकि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी रहते हैं। सो एम के बाद हमारे पास जो शेल है वो कौन सा आएगा, एन शेल आता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो एन शेल में चले जाएंगे। 8 इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन एल शेल। 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एल शेल में होंगे, रिवॉल्व करेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन्स आर इन द एम शेल। 8 इलेक्ट्रॉन्स एम शेल में हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन एन शेल, और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एन शेल में चले गए। द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन कैल्शियम एटम इज
अच्छा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट देख लेते हैं कैल्शियम एटम में। यहाँ मैंने आपको करके भी बता दिया, यहाँ पे दोबारा देख लें। के में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एल में 8 हो गए, एम में 8 हो गए और एन में 2 हो गए। तो टोटल इसको काउंट करें, 2 + 8 10, 10 + 8 18 एंड 18 + 2 20 हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमने कैल्शियम के सेट कर लिए। यहाँ पे हमने उसकी सेटिंग कर दी सारी की सारी। अच्छा जी, इंपॉर्टेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम इसको इसी तरह से अरेंज करते हैं, हम क्यों पहले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं रख सकते, और ये इसकी जो हमारे पास ये जो अरेंजमेंट है, जो तरीका है, ये इस तरह क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। The number of and arrangement of electrons in an atom are very important because it manages the chemical properties of an atom. ये जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, एटम की, उसको मैनेज करता है। ठीक है, ये जो एनर्जी लेवल्स हैं जिसमें ये इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, ये काफ़ी जो एटम है उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमें बताता है, और इसी वजह से ये जो प्लेसमेंट है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। Atom having half-filled outermost shells are more reactive than the atom having completely filled outermost shell. इस बारे में आप आगे भी पढ़ोगे। रिएक्टिव का मतलब ये होता है कि वो जल्दी रिएक्शन कर लेता है, क्योंकि उनका जो आउटर मोस्ट शेल है ना, वो क्या होता है, वो हाफ फिल्ड होता है, उसमें वो आधा फिल हुआ होता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि वो रिएक्टिव होता है। हर एक इलेक्ट्रॉन, जैसे आप कहते हो ना, आपको कोई होमवर्क मिला है और आप कहते हैं कि ये होमवर्क मैंने कहीं से भी कंप्लीट करना है, तो अगर आपको पूरी क्लास में कोई भी कॉपी नहीं दे रहा और कोई ऐसा बच्चा आपको कॉपी दे रहा है जिसका आपको ऐसा लगता है कि इसका काम, इसमें मिस्टेक हो सकती है, लेकिन क्योंकि आपको बाकी कोई काम नहीं दे रहा तो आप उससे भी लेके वो काम कर लेते हैं, क्योंकि आप कहते हैं एटलीस्ट हुआ तो होगा, अगर मिस्टेक निकल आएगी तो मैम बता देंगी, लेकिन ये नहीं कहेंगी कि आपने काम नहीं किया हुआ। ठीक है, सो वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, बस आपको अपना काम चाहिए, आप कहीं से भी अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं। सो इसी तरह एटम्स क्या करते हैं, अगर उनके आउटर मोस्ट शेल हाफ फिल होते हैं, यानी कि मतलब उनका आउटर मोस्ट जो सबसे बाहर वाला उनका शेल होता है वो कंप्लीट नहीं होता। अब वो डिपेंड करता है कि आउटर मोस्ट शेल किसका कौन सा है। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल जो है वो सेकेंड होता है, कैल्शियम का आउटर मोस्ट शेल जो है वो 4th है जो कि एन शेल है, हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल जो है वो के शेल ही है। सो ये एटम्स पे डिपेंड करता है, लेकिन ये सब मतलब एटम के हिसाब से जो उसका बाहर वाला शेल होता है, अगर वो हाफ फिल होता है यानी कि उसकी जो कैपेसिटी है उसमें थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो वो रिएक्टिव होते हैं, यानी कि जल्दी ही वो किसी और एटम या किसी और केमिकल के साथ अगर आप उसको मिलाएं तो वो रिएक्शन कर लेते हैं। एंड एटम्स हैविंग कम्प्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल्स, यानी कि कुछ ऐसे होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल वो कम्प्लीटली फिल होते हैं। तो अगर उनके आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल होते हैं, और अब फॉर एग्जांपल एक बच्चा है वो उसको आता भी है और उसने अपना काम पूरा नहीं भी आता हो तो उसने अपना काम किया हुआ है, मतलब जो होमवर्क उसको मिला हुआ है होमवर्क उसने किया हुआ है, तो अगर क्लास में किसी लायक बच्चे ने भी काम किया हुआ है तो भी उसको नहीं चाहिए वो काम, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपना किया हुआ है, चाहे उसमें मिस्टेक है नहीं है कुछ भी है, लेकिन उसका काम कंप्लीट है। तो कंप्लीट काम के ऊपर जब तक हम आपको चेक करके आपकी मिस्टेक्स नहीं बताते तो उसके ऊपर आप दोबारा से कोई भी काम नहीं करते हैं ना। तो इसी तरह से ये भी क्या होता है, जिनके आउटर मोस्ट शेल्स फिल होते हैं, कंप्लीटली कंप्लीट होते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, उनको कोई भी क्या कह सकते हैं, उनको कोई भी इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो रिएक्टिव नहीं होते, वो रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि उनके अपने पास इलेक्ट्रॉन्स उनके पूरे हैं। That is because the atoms fill the empty space in the outermost shell by sharing electrons with other atoms and form a molecule। और फिर ये क्या करते हैं, जैसे कि जिस बच्चे से आप कॉपी लेके काम करें तो आप लोग शेयर करें हो ना, इसी तरह से ये एटम्स भी जिनके आउटर मोस्ट शेल क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल उनके हाफ फिल होते हैं या इनकम्प्लीट होते हैं, तो वो बाकी जो एटम्स है उनके साथ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है और एक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। ठीक है, These molecules are stronger than any of the atom would have been on its own। अब ये मॉलिक्यूल जो है वो स्ट्रॉन्गर है हर एक एटम से जो कि अपने आप पे जितना स्ट्रॉन्गर होता है, यानी कि आप फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन है
सॉरी एक एटम है उसमें ऑक्सीजन का ही एटम ले लें, उसमें आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन अभी हमने देखा था कि ऑक्सीजन के जो आउटर मोस्ट पहले शेल में के शेल में कितने होते हैं, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। सो के शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स, जिसका मतलब ये है कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स कम है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कम है। तो यहाँ पे जितना ये जो एटम ऑक्सीजन का स्ट्रॉन्ग है, ये ऑक्सीजन का एटम जितना स्ट्रॉन्ग है, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो मॉलिक्यूल होगा जो ये ऑक्सीजन का एटम किसी और एटम के साथ मिलकर बनाएगा। क्यों? क्योंकि उनका भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा और ऑक्सीजन का भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा। इस वजह से वो मॉलिक्यूल काफ़ी हद तक उस एटम से स्ट्रॉन्गर होगा जो अपने आप में था, यानी कि ऑक्सीजन का जो ये अपना वाला एटम था, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इसका मॉलिक्यूल होगा जो ये बनाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, अब हमने थोड़ी सी एग्जांपल्स देखनी है। एन ऑक्सीजन एटम हैज़ रूम फॉर 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स एंड इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। अभी मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन एटम में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की उसमें जगह है आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। सो इट जॉइंस इजीली विद 2 हाइड्रोजन। तो ये क्या करता है, ये 2 हाइड्रोजन के साथ ज्वाइन कर लेता है, यानी कि 2 हाइड्रोजन को कहता है कि मेरे साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लो, ठीक। एंड टू फॉर्म अ वाटर मॉलिक्यूल, और वो शेयर करके क्या बना लेते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। इन फॉर्मिंग वाटर मॉलिक्यूल बोथ द ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स कंप्लीटेड देयर आउटर शेल्स। और वाटर मॉलिक्यूल को फॉर्म करने में क्या करते हैं, ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन होता है 2 हाइड्रोजन होते हैं उसमें, है ना। मैंने आपको बताया वरना वाटर का क्या फार्मूला है, H2O, जिसका मतलब ये है कि 2 एटम्स किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, और एक एटम जो है वो ऑक्सीजन का होता है। तो ये सारे के सारे मिलके अपने क्या कर लेते हैं, जो इनके आउटर मोस्ट शेल है उनको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए आपको डायग्राम में अगर नज़र आ रहा हो, ये एक ऑक्सीजन का है एटम है और ये 2 हाइड्रोजन के एटम है। अब यहाँ पे देखें हाइड्रोजन के पास एक के शेल ही है। के शेल की कैपेसिटी कितनी होती है, के शेल की कैपेसिटी जो है वो 2 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इट मीन्स कि इस हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इस हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। और जो ऑक्सीजन हमारे पास है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो रिजल्ट में ये क्या करते हैं कि ये जो शेल है ये कंबाइन हो जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन ये दोनों जो है इसके साथ शेयर कर लेते हैं, ठीक है। और बदले में क्या करता है, ऑक्सीजन जो है ये जो एक इलेक्ट्रॉन इनका यहाँ पे अलग अलग है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इनके साथ शेयर कर लेता है, यानी कि ये कंबाइन जो है ये मिलकर इन इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करने लग जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, आपको ये देखें नज़र आ रहा होगा, इसमें देखिए ये ऑक्सीजन के ये तो 4 थे, 5 6 हो गए, ठीक है। जब हाइड्रोजन इसके साथ मिला तो देखिए यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन हो गए। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और ये एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, लेकिन अब इन्होंने इसको कंबाइन कर दिया है। तो हाइड्रोजन का भी आउटर मोस्ट शेल अगर आप सिर्फ इस वाले को देख लें, यहाँ पे एक सेकेंड आई टेल यू नाउ, कि अगर आप सिर्फ ये वाली साइड देख लें, ये वाली साइड देख लें, ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन का एटम देखें, तो आपको उसके आउटर मोस्ट शेल में देखें नज़र आ रहे होंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इधर भी अगर आप सिर्फ हाइड्रोजन को नोट करें तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, हाइड्रोजन में भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं। भले ही वो शेयर कर रहे हैं ना, आप लोग भी तो अपना होमवर्क शेयर करते हो ना, लेकिन काम तो कंप्लीट हो जाता है ना। ये तो फिर नहीं होता कि आपको कोई कहे कि आपका काम कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे भी वही काम है कि इन्होंने ये शेयर किया हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप लोग देखें तो ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एटम को आप देख लेते हैं, अब हम हाइड्रोजन को भूल जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के इस एटम को अगर आप देखें तो देखिए ये इसके भी इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए हैं, 2 4 ये 6 और ये 8। भले ही वो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करे, लेकिन उसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो क्या हो गया, वो स्टेबल हो गया, वो कंप्लीट हो गया है, ठीक। अच्छा आगे देखते हैं, टास्क फॉर टुडे। अभी आपका जो टास्क है आज का वो क्या है, रीड द टेबल गिवन ऑन बुक पेज नंबर 64। पेज नंबर 64 पे आपको एक टेबल दिया हुआ है, उसको आपने रीड करना है। देन ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल ऑन योर ओन एंड ड्रॉ दैम। फिर आपने क्या करना है कि जो आपको वो दिए हुए टेबल में जो भी एटम्स हैं या जो भी आपको एलिमेंट्स का बताया हुआ है, उन एलिमेंट्स को देखिए
और फिर कोशिश करें जो उनका आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, इट मीन्स कि वो एटॉमिक नंबर उसका क्या है, एटॉमिक नंबर इज द प्रोटॉन नंबर, है ना, और प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन नंबर, ठीक है। सो आपको एटॉमिक नंबर से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नंबर पता चल जाएगा और वहाँ से आपने क्या करना है, आपने इनको इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और फिर उसको खुद ही ड्रॉ करके देखना है। ये आपकी प्रैक्टिस है जिससे आपको समझ आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे वो करना है। और इन क्वेश्चन एक एग्जाम में आपका क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि आपने ये करना हो कि आपको मैंने एक एटम दिया होगा साथ एटॉमिक नंबर के और उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना होगा अपने अपने शेल में, ठीक है। ये आपका एक प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन होगा। सो इसलिए जो आपको टेबल दिया हुआ है उसको देख लें, उसको प्रैक्टिस कर लें। अच्छा जी, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें, और अगर अपनी प्रैक्टिस जो है जो मैंने अभी आपको टास्क बताया वो भी साथ में ज़रूर कर लें। कोई बीच में कन्फ्यूजन आए तो पूछ लें। और सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।